हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में केमिकल काइनेटिक्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और हम केमिकल काइनेटिक्स में किस किस टॉपिक की स्टडी करते हैं उसके बारे में हमने इसकी स्टडी की। ठीक है, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में पार्ट सेकंड लाए हैं। ठीक है, तो आप पार्ट सेकंड, जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद ही पार्ट सेकंड में आइए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसकी जो रेट है, जो उसकी स्पीड है, तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, हमारे पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए आपके पास में कोई आपके पास ए है, इससे क्या बन रहा है, आपके पास कोई प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट से क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेट लॉ के अंदर कि रेट क्या था अपने पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ए है तो अपने ए पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि जितनी कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की लेंगे, जितनी कंसंट्रेशन अपन किसकी लेंगे, रिएक्टेंट के लेंगे, तो आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, तो हमारे पास में फर्स्ट फैक्टर हो गया, यानी आपके पास में कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा लेंगे, एक ही कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा लेंगे, प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर, ठीक है, जैसे हमने जाना रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सेकेंड है नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, देखिए आपके पास में कोई रिएक्शन है, जैसे NO और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 फॉर्म कर रहा है और CO ऑक्सीजन से फॉर्म करके CO2 फॉर्म कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों में ही दोनों रिएक्शन है सेम सी नज़र आ रही है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकली जब देखा जाता है कि रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है और ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। क्लियर है, तो काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी स्लो होती है, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। यानी इनका नेचर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों ऑक्सीजन तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CO है और यहाँ पे NO है। इनमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन फास्ट करेगा, जो रिएक्टिव नहीं होगा वो स्लो करेगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास सेकेंड फैक्टर होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मली कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं, ठीक है, नॉर्मली कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। तो देखिए व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन हमें ये लाइन याद करनी, कितना इंक्रीज कर दी, यानी एक 2 to 3 टाइम। ठीक है, 2 to 3 टाइम, हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम इंक्रीज करती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसके बारे में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाके अभी खाली इतना ध्यान रखना कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री इंक्रीज करने पर 2 to 3 टाइम इंक्रीज करती है। क्लियर है, नेक्स्ट की बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, आप जानते हो कोई भी रिएक्शन है, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो आपके पास में यहाँ पे इस जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं वो क्या है, अपने पास में कैटलिस्ट। ठीक है, वो क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, यानी इसकी पाथ को चेंज कर देगा। देखिए कैसे, आप क्या मानो, ये आपके पास में कोई रिएक्शन है अपने पास, ठीक है, ये टाइम है और ये अपने पास में कंसंट्रेशन है। क्या है अपने पास में, कंसंट्रेशन के बीच अगर ग्राफ अपन ने ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपके पास में कुछ जो रिएक्शन की रेट होगी वो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन इस तरह से फॉर्म करती है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी
के थ्रू ये क्या प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो अगर आपके पास नॉर्मली रिएक्शन ये हो रही, अगर मैंने कैटालिस्ट लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, कैटालिस्ट अगर यूज़ किया तो कैटालिस्ट रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगी, यानी उसके पाथ को चेंज कर देगी। देखिए कैसे, अगर आपके पास में कैटालिस्ट के थ्रू अगर हमने यूज़ किया तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और ये एब्सेंस में हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए फास्ट रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो फास्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सी होगी, जिसको कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि इसमें देखो इसका पाथ, इसने इसको अलग से पाथ दे दिया, यानी अब ये रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होने लगी, यानी फास्ट होने लगी रिएक्शन इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो रेट कैटालिस्ट क्या करेगा, द सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देगा, यानी इसके पाथ को चेंज कर देगा, बट डोंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है, यानी लास्ट में ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद में बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी रिएक्शन में ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है। तो कुछ इफ़ेक्ट्स है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से इफेक्ट इसको इफेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब एक बात और करते हैं लास्ट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए क्या हो गया इसका मतलब, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। आपके पास में मानो एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है, नॉर्मली एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, एक कंटेनर लिया, इसमें आपको कोई सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस इसके अंदर डिज़ोल्व करनी है। फर्स्ट फॉर्म क्या हो रहा है कि वो क्या है, एक पार्टिकल्स के रूप में है, बड़े बड़े कणों के रूप में है, बड़े बड़े अणुओं के रूप में, ठीक है, एटम्स के रूप में। तो मानो कि आपके पास में इनका साइज इतना ज़्यादा है, इनको अपन को डिज़ोल्व करना है, ठीक है। एक कंटेनर में अपन ने क्या किया, जिनके पार्टिकल की साइज़ बड़े है, यानी हमने सोचा कि डायरेक्ट ही हमने NaCl लिया, ठीक है, NaCl अगर हमारे पास में सॉल्ट पार्टिकल के रूप में है, अपने पास में बड़े बड़े इनके पार्टिकल का साइज़ काफ़ी क्या है, लार्ज है, इस कंडीशन में हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, क्या लिया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने क्या किया, अब NaCl मिला है, NaCl मिला है या कोई भी हमारे सॉल्ट मिला है, वो किस फॉर्म में है, अब हमारे पास में एक पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में है। तो बताइए अब इसमें से जल्दी डिज़ोल्व कौन सा होगा, जो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में वो कम जल्दी डिज़ोल्व होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि इसका क्या होगा, अपन ने सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। देखिए, ग्रेटर द सरफेस ऑफ द फास्टर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतनी जल्दी उसमें फास्ट ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर है। सरफेस एरिया का मतलब यानी पाउडरी फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे इसमें नया टॉपिक इम्पोर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या है अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इस चैप्टर में से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। देखिए पहले ऑर्डर होता क्या है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर दैट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, जैसे आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है A+B, ठीक है, इससे अपने पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक। इसके मान लिए मैंने इसके N मोल है, इसके माने मैंने M मोल है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, इसके M मान लो या इसके N मान लो, कुछ भी मोल माने। तो आप इसका अगर इस रिएक्शन को रेट लो एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। उसके बाद जो नंबर्स होते हैं अपने पास में उसको अपन इनके पावर के फॉर्म में लगाते हैं, तो ये अपने पास में N और ये हमारे पास क्या हो गया इसका M। क्लियर है, ये सबको लिखना आता है। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें, तो देखिए द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन का सम कर दो, यानी आपके पास में अगर ऑर्डर की बात करें, इसकी ऑर्डर की बात करें तो कितनी आ जाएगी, N प्लस इन दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ऑर्डर हमारे पास ये इसकी रिएक्शन की क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। क्लियर है। पहले हमने इसको रेट फॉर्म में लिखा,
उसके बाद में जो पावर आ रही है उसको अपन ने क्या कर लिया, उनका सम कर लिया। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको हम देखिए ये एग्जांपल से समझते हैं वापस कि जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ए मोल, बी मोल और ए, बी और सी 3 रिएक्टेंट है अपने पास। इसके कितने मोल है, एम मोल है, इसके एन मोल है, इसके पी मोल है। अगर इसको रेट एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन एम, बी की कंसंट्रेशन एन, सी की कंसंट्रेशन पी, यानी इनको अपन पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जो पहले नंबर आता है ना उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम, पावर के फॉर्म में। तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस एंड पी। ठीक है, इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास में 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2, 3, 4, इवन फ्रैक्शन हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव में हो सकती है, फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास में क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 एंड इवन एंड फ्रैक्शन के अंदर हो सकती है। क्लियर है? देखिए हम इसका एक एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। आपके पास में एक रिएक्शन दे रखी है, इसका क्या करना है, हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए आपके पास फर्स्ट केस है ये रेट। रेट क्या है, फर्स्ट केस। तो रेट क्या है, के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। ठीक है, अगर इसकी ऑर्डर की बात करें, अभी हमने पढ़ा ऑर्डर निकालने क्या क्या करते हैं, उनके पावर का सम करते हैं। तो 1/2 प्लस 3/2, इन दोनों का ऑर्डर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, कितना ऑर्डर हो गया इसका, 2। कितना हो गया इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया इसका, 2। क्लियर है? हमको क्या करना है, पावर को प्लस करना है। ठीक है, देख लीजिए 1/2 प्लस 3/2 को हमने प्लस किया, 2 एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो हम इस तरह से ऑर्डर, देखिए नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें अपन क्या करना है, इनका सम करना होगा। क्लियर है? इस तरह से हम इनका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग निकाल के देखिए, जल्दी से निकालिए दूसरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है इसकी। ठीक है, ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, ऑर्डर निकालने के लिए ओनली उनके पावर का सम करना है। ठीक है, उनके पावर का सम करना है। ध्यान रखना, रिएक्शन को देखने से उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी आगे जाके पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारे पास में, प्रैक्टिकल डेटा होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इनको ओनली क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। तो हमारे पास 3/2 और ये प्लस हमने किया। ठीक है, 3/2 और हमने प्लस किया कितना, -1। तो हमारे पास इसकी ऑर्डर कितना आ गई, 1/2। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे सबकी कैलकुलेशन, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस किस टाइप की हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट हो गया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी ऐसी रिएक्टिव रिएक्शन जो कंसंट्रेशन के, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे। ठीक है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, उसको क्या बोलेंगे अपन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमने लिया इसके एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है H2 + Cl2 और H2HCl। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल, आगे जाके भी इनके एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकाला, जैसे आपके ये किया, ये जो रिएक्शन है अपने पास में, इसको इस फॉर्म में ले गया,
ठीक है। अभी क्या है, मैंने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी ना तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिपेंड रिएक्शन करेगी, ना ही वो किस पे डिपेंड करेगी, क्लोरीन पे। इसलिए हमने इनकी पावर कितनी लगा दी, 0। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 0, यानी रेट इक्वल टू कितना हो गया, के। क्लियर है। अगर हम यूनिट निकाले के की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, यूनिट ज़रूर पूछी जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। तो आपके पास में अगर यूनिट निकाले के की, रेट कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकाले, तो हमको पता रेट क्या होता है हमारे पास में, रेट होता है हमारे पास में, हमने पढ़ चुके हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है अपने पास में, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम की क्या होती है हमारे पास में, यहाँ पे हम सेकंड में रहते हैं तो यहाँ पे सेकंड, ठीक है। तो हम इसकी यूनिट कितनी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास में ये ऑर्डर आ गई किसकी, जीरो ऑर्डर की। तो आपका पेपर आजकल कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनकी यूनिट ज़रूर से याद रखनी है इस चैप्टर में। क्लियर है। तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई इसकी, 0, और यूनिट क्या हो गई जीरो ऑर्डर की, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। क्लियर। देखिए इसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। अब हम एग्जाम्पल बात करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल है। तो आपको ये एकदम मेमोराइज करना है, याद कर लेना है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अभी हमने पढ़ा H2 और Cl2 की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ N2O, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O, ठीक है। N2O का जब भी क्या होगा डीकम्पोजिशन, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा अपने पास में, किसका एग्जाम्पल होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो डायरेक्ट कई बार एग्जाम्पल देख लिए पूछ लिया जाता है कि इसका ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करेगी, तो आपको इसका क्या आंसर दे रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम सरफेस पे, कैटालिस्ट कौन सा है इसमें, प्लेटिनम। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ मोनिब्रेटनम और टंगस्टन, ठीक है। यानी अमोनिया की रिएक्शन आप जानते हो, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ मोनिब्रेटनम, ठीक है, की प्रेजेंस में, और ये टंगस्टन के प्रेजेंस में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसा होगा, N2+3H2, ये अमोनिया का क्या होगा, डीकम्पोजिशन। कैसे, एग्जाम्पल क्या है ये, किसके प्रेजेंस में, यानी अपने पास में किसकी प्रेजेंस में हो गया, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये कौन सा हो गया, यानी ध्यान रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ध्यान रखने के लिए अपन ये भी देख सकते हैं कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है वो जीरो ऑर्डर को मानी जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जैसे हमने बोला उसकी जीरो पावर, ठीक है, तो यानी इस पर जीरो पावर पे डिपेंड करती थी। अब ये क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। यानी उसकी पावर कितनी होगी, फर्स्ट वन, यानी ए से प्रोडक्ट बना रहे, अगर रेट निकाले तो कितना आ गया अपने पास में, ए की कंसंट्रेशन यानी पावर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर में कितना होगा, ओनली उसकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट पे डिपेंड करेगी। तो यूनिट कितनी होगी इसकी, सेकंड इनवर्स। कैसे निकाले यूनिट, हम निकाल चुके हैं, रेट की कितनी होती है, मोल लीटर, मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। क्लियर है। ये हमारे पास रेट की यूनिट होती है। अब हमारे पास क्या हो गया, ए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की क्या हो रही है अपने पास में, मोल पर लीटर। ये किसकी हो गई, ए की, ए यानी कंसंट्रेशन, ओनली कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम था, तो इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या यूनिट हो गया हमारे पास में, सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास यूनिट निकालने हमें आनी चाहिए। क्लियर है। तो हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए आगे बात करते हैं हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। इसमें भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे आपके पास ये रिएक्टेंट है, इसकी सेकेंड पावर यानी पावर की
पे डिपेंड करेगी। तो कितनी हो गई ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यूनिट की बात कर रहे हैं तो कितनी आ जाएगी, मोल इनवर्स, लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, तो ये यूनिट आप याद कर लेना, इसको निकाल कर देखना, क्योंकि इस बार क्या है, मोल पर लीटर का स्क्वायर 2 बार है, इसलिए जो अपने पास यूनिट आएगी मोल। ठीक है, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिट्स ही पूछ ली जाती है, तो यूनिट्स बिल्कुल प्रॉपर लर्न होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंस है और एक रिएक्टेंट, वन सब रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। इसके अंदर एक रिएक्टेंट कैसी प्रेजेंस में है, लार्ज एक्सेस में है। ठीक है, तो सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट नॉट डिपेंड दोज रिएक्टेंट, सो इन दिस स्टेट केमिकल रिएक्शन दैट अपेयर लेस देन द 2 ऑर्डर। यानी दिखने में आपको क्या होगी, वो सेकेंड ऑर्डर जैसी होगी, लेकिन क्या होगी, जो लार्ज एक्सेस में रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा उस पर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी, यानी उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किस तरह की रिएक्शन, तो हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इसका एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, यानी हमारे पास ये क्या है, एस्टर, जानते हो ना एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर का फॉर्मूला है एथिल एस्टर। तो इसके बाद हाइड्रोलाइसिस के प्रेजेंट H2 से रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बना, एक तो बन गया एसिटिक एसिड और एक अल्कोहल बन गया इथेनॉल। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसमें क्या होता है कि H2O, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है H2O, वो हमारे पास में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंस होता है, यानी हम बोल सकते हैं वो एक्सेस में प्रेजेंस है। एक्सेस का मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो लिखा हुआ है व्हेन वन रिएक्टेंट इन प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट नॉट डिपेंड दोज रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ओनली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, इस पे। यानी हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के और CH3 COO C2H5। ठीक है, ओनली इस पे डिपेंड नहीं करे, इस पे डिपेंड करेगी। अगर हम H2O लिखते तो उस पर डिपेंड नहीं कर रही। यानी दिखने में कैसी हो रही है, ये देख के तो हम कह सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट है तो ऑर्डर कितना होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, तो उसका लेस देन 1, यानी जितना दिख रही है उसमें से 1 कम कर देंगे। इसको बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, तो हमारे पास में सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, देखिए अब हम एक बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, अभी क्या है मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें जितने भी रिएक्टेंट हो वो आपस में कॉलोइड करते हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो जितने भी रिएक्टेंट हो वो आपस में कॉलोइड करेंगे और उन्हीं को क्या बोलेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। देखिए जैसे हमने लिया ये, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, आपके पास कितने हैं इसके अंदर रिएक्टेंट, 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, जैसे 2HI, इसका डिसोसिएशन होगा तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी यानी कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, 2, तो M कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलरिटी, 2। क्लियर है, इसमें कितना हो गया, 2 and +1 3, यानी जितने मॉलिक्यूल्स अपने पास में रिएक्टेंट साइड में होंगे वही उसका क्या होंगे, मॉलिक्यूलरिटी। तो M इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब ध्यान देखना, जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखा, जैसे रिएक्शन दिख रही थी सूडो ऑर्डर में, रिएक्टेंट अपने पास 2 थे, लेकिन वो क्या कर रहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना शो कर रहा है, 1। लेकिन हमने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। एक्सपेरिमेंटल यानी हम उसको रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते कि कौन सा ऑर्डर की ये रिएक्शन है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम देख के बता सकते हैं कि रिएक्टेंट साइट में जितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। क्लियर है, अब हम इनमें एक
डिफरेंस और पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फर्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। इसमें क्या बता रखा है, सम ऑफ पावर ऑफ विच रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रेज द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के जो पावर पे डिपेंड करती है, इट्स ए होल नंबर, यानी ये मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1 2 3 4 इस फॉर्म में होती है, ना वो ये पॉइंट्स में होती है, ना ये क्या होगी अपने पास में इवन नंबर में, ना ही ये फ्रैक्शन में होगी, यानी होल नंबर के अंदर होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि ये क्या होती है, होल नंबर में इवन में भी हो सकती, नेगेटिव में भी हो सकती, जीरो भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नेवर, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं हो सकती। इसके बाद है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द रिएक्शन इज अ मैकेनिज्म। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिएक्शन की मैकेनिज्म को देख के पता कर सकते हैं। और ये क्या हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी हो गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, इस पार्ट को अच्छी तरीके से इसको देख लेना, बार बार देखिए वीडियो, बार बार उसको देखते रहे और समझिए कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाके क्लासेस में पूरा का पूरा यही डिस्कस होगा हमारे पास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से इनको देख लीजिए, क्लियर। और जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे पहले उन वीडियो को देखिए, फिर इस पे आइए। ठीक है, तभी चैप्टर समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं और कॉन्सेप्शुअल बेस्ड आते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, आपके पास ये सफिशिएंट है नोट्स, जो मैं तुम्हें मैटर दे रहा हूँ वो एक सफिशिएंट मैटर है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ओके।